दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को करने वाले हैं। 100 प्रश्नों से भी ज़्यादा प्रश्नों को करेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए ये लूसेंट की बुक है, लूसेंट से ही हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपके में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसीलिए आप लूसेंट की किताब पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी को पता है। आइए देखते हैं क्या है पहले प्रश्न, और ऐसे ही करके हम लोगों को पूरे 100 प्रश्न से भी ज़्यादा करना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, वीडियो पे बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। देखिए पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी है खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तत्व, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक तत्व। अगला प्रश्न है, देखिए डिटेलिंग में नहीं कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी मुझे नहीं बनानी है उतनी। दूसरा प्रश्न जो है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए है तत्व, यौगिक, मिश्रण, सी है डी ठोस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर करते जाइए आप, उसके बाद फिर अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यौगिक। अगला प्रश्न पे पढ़ चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है। ऑप्शन ए है तत्व, यौगिक, बी है सी है मिश्रण, या डी है गैस। तो तीसरा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मिश्रण होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है आदर्श धातु, बी ऑप्शन है उपधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, या डी ऑप्शन है धातुमल। तो इसका जो सही आंसर होगा उपधातु होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर कुचालक का मतलब होता है विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, विद्युत के फ्लो को नहीं होने देता है, उसको कुचालक कहा जाता है। ऑप्शन ए है टिन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है लेड, और ऑप्शन डी है निकेल। तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेड। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपके पास ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठे का उपर्युक्त दोनों होगा। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही अधातु हैं और उसमें धातुई चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 7वें पे बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से कौन उपधातु है? तो ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है बिस्मथ। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी के सभी जो हैं वो उपधातु ही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो आठवें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि? देखिए जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन ए है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। क्या ये रीज़न है? अगला प्रश्न है, इसमें अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन सी है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, क्योंकि देखिए ये एक भिन्न तत्व होते हैं और इनको एक फॉर्मूले के द्वारा बनाया जाता है, तो उन्हीं को यौगिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए मैं सही उत्तर ही आपको बता देता हूँ। हीरा जो होगा वो कार्बन से मिलकर बना है, माणिक्य जो है एल्युमिनियम से मिलकर बना है, रेत जो है वो आपका सिलिकॉन से मिलकर बना है, और संगमरमर जो है वो कैल्शियम से मिलकर बना है। हो सके तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, एक मिनट, देखिए अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है रेत, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, या ऑप्शन डी है कांच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा कांच, कांच में ऑक्सीजन नहीं होता। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास H2O, ऑप्शन बी है H2O2, आपके पास सी है ऑप्शन NH3 और डी है SO2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा H2O। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक, देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, वायु क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास मिश्रण है, ऑप्शन बी है यौगिक है, ऑप्शन सी है तत्व है, ऑप्शन डी है विलयन, विलयन है। तो 13वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रण होगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इधर। निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? ऑप्शन ए है आपके पास वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस, ऑप्शन नंबर बी है तरल, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है हीरा। तो 16वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेत। विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो क्या है? एक तत्व है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यौगिक है, ऑप्शन सी मिश्रण है, ऑप्शन डी अपरूप है। तो 17वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि यौगिक होने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए, बस अगर फॉर्मूला है तो वो यौगिक है, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 फॉर्मूला होता है, इसीलिए ये क्या है आपका यौगिक है। अगला प्रश्न 18वां पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है इस्पात। तो 18वां जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट होगा। बारूद होता है, ऑप्शन प्रश्न 19वां है बारूद होता है, ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है तरल। तो 19वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण होगा। कोयला या फिर इसको इंग्लिश में कोल कहते हैं, कोल है क्या है कोल, ये आपको बताना है। 20वें का जो ऑप्शन नंबर ए है तत्व है, ऑप्शन नंबर बी यौगिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोल एक यौगिक है, ये कार्बन से मिलकर बना होता है। हीरा है, हीरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक तत्व है, बी है यौगिक है, सी है मिश्रण है, डी है तरल है। तो 21वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्व है। ऑप्शन नंबर प्रश्न 22वां है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है कणद ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है एवोगाड्रो ने। तो 22वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये बात कणद ने कहा था, बाद में डाल्टन जी ने कहा था। अगला जो प्रश्न नंबर 23वां है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है वायु और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो 23वां जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। प्रश्न 24वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन ए है माणिक्य, ऑप्शन बी है नीलम, ऑप्शन सी है पन्ना, ऑप्शन डी है हीरा। तो 24वां जो है ऑब्वियसली हीरा है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर, कई बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करने में कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 25वां है वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का ऑप्शन सी होगा मिश्रण। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन से हैं? रासायनिक यौगिक कौन से हैं? तो 26वां जो है उसका ऑप्शन है ए वायु, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है पारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमोनिया होगा। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण क्या है? तो ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो 27वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28वां शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन
है ए कांच, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम। अब अगला देख लेते हैं। ये देखिए एक चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर जिसको परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं वो है। अब यहाँ पे पहले प्रश्न से फिर स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है नील्स बोर। तो प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन बी होगा जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ऑप्शन ए है 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर। तो दूसरे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो तीसरा जो होगा उसमें ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या ऑप्शन ए बी है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है आयनों की संख्या, ऑप्शन डी है न्यूक्लियनों की संख्या। तो चौथे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कुछ लोग बी वाले को सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉनों की संख्या पर। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो सबको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बी वाला है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और डी वाला है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो पांचवा होगा उसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो सातवां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या ये समान होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो सातवें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तभी एटम जो है वो न्यूट्रल बना रहता है। प्रश्न नंबर 8वें पे देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है मिलिकन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है कूलाम। तो देखिए ये एसएससी 2013 में आया है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा मिलिकन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन ए है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻19 कूलम और प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 9वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो 10वां जो है उसका सही आंसर पहला है सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, बी वाला ऑप्शन है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी वाला ऑप्शन है परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, डी वाला परमाणुओं में न्यूक्लियस होता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11वां देखिए परमाणु विद्युततः होता है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक रूप, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर सी है द्विधनात्मक रूप, ऑप्शन नंबर डी है उदासीन रूप। उसके बाद अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए है थॉमसन, बी है नील्स बोर, सी है रदरफोर्ड, डी है फैराडे। तो 12वें का सही आंसर होगा ए थॉमसन। 13वें की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है फैराडे। तो 13वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गोल्डस्टीन।
14वां प्रश्न जो है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। 14वें का ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है मेसॉन। तो न्यूट्रॉन सही होगा इसका आंसर बी सी वाला। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय त्वरण को द्विप्राकृतिक पाया जाता है। तरंग को द्विप्राकृतिक पाया जाता है। तो ए है मेसॉन, बी है प्रोटॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा 15वें का वो ऑप्शन नंबर सी होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16वां जो है वो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए है चैडविक, ऑप्शन बी है यूकावा, ऑप्शन डी है एंडरसन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो 16वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। 17वां है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है थॉमसन। 17वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड होगा। 18वां, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन डी साहा। तो 18वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बोस, जिनका नाम मूल कण के साथ जोड़ा जाता है। अब अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19वें प्रश्न में है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है नाम है। तो 19वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा चैडविक। अगला प्रश्न 20वां है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो 20वां जो है उसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ट्राइटियम, ऑप्शन डी है हीलियम। तो 20वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज, तो ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है डी ब्रोगली, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है बोर। तो 21वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डी ब्रोगली। उसके बाद अगला प्रश्न है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो 22वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 22वें का ए परमाणु। तत्वों में सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तो परमाणु कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अणु, परमाणु, धनात्मक और ऋणात्मक। तो 23वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसके ऊपर। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, तो ये गलत है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ये भी गलत है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ये वाला सही है, बाकी ये भी गलत है। तो एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां, द्रव्यमान संख्या किसका यौगिक है। तो ऑप्शन ए है केवल प्रोटीन का, बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये भी एसएससी में प्रश्न आया हुआ है। तो 25वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 26वां क्वेश्चन है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो परमाणु, देखिए परमाणु संख्या को हम लोग केमिस्ट्री में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि ए माइनस जेड अगर आप करेंगे तो वो किसका मान निकल के आएगा। ऑप्शन ए है आपके पास परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा 26वें का वो ऑप्शन नंबर 26वां जो है उसका सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा परमाणु क्षति का। अगला प्रश्न 27वां है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है।
चक्रण होता है। तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ए, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है मेसॉन। तो 27वें का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूट्रॉनों में। अगला प्रश्न जो है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। ए ऋणात्मक नहीं हो सकती, बी है शून्य, बी है ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होगी। तो 28वां जो है उसका ऑप्शन डी है, सदा धनात्मक होगी। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो 29वां जो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए है अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी है बीटा कण, ऑप्शन नंबर गामा कण है सी, और एक्स किरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और अल्फा किरण का ही इस्तेमाल करके रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का पता लगाया था। क्यों न्यूक्लियस का? क्योंकि देखिए न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज का होता है और अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो जब उन्होंने ऐसे डाला था किरणों को अल्फ़ा पार्टिकल के, तो जहाँ पे नाभिक था वहाँ से वो किरणें ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी, तो वो समझ गए कि यहाँ पे बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको आर पार होने नहीं दे रहा है। अब उसके बाद 30वां जो प्रश्न है, नाभिक में धनावेशित होने की खोज किसने किया था? तो 30वां जो होगा वो ए होगा ऑप्शन थॉमसन, बी होगा रदरफोर्ड, या सी होगा बोहर, या डी होगा जेम्स चैडविक। तो 30वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड होगा। 31वें प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। लिखा हुआ है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना होता है? तो ए में है 0 से 16, बी में है N14 नाइट्रोजन 14, और सी में है कार्बन 12, और डी में है हाइड्रोजन 1। तो 31वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन 12 होगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। तो 32वें का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी है मेसॉन। तो 32वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 32वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है, मतलब एंटी पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है पॉजिट्रॉन। अब अगला देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन। न्यूक्लियस के द्रव्यमान की संख्या ऑप्शन ए है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सी है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या फिर डी है कभी इसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो 33वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए न्यूक्लियस जो होता है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा द्रव्यमान संख्या। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होगा उसमें परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होगा, या ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं 34वां, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। जो 34वां होगा उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन डाल्टन। उसके बाद 35वें क्वेश्चन पे चले आते हैं। फोटोन की ऊर्जा जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग पी और वेग सी में सही संबंध क्या है? तो 35वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, P = E/C। अगला प्रश्न देख लेते हैं 35वें के बाद 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? 36वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर नहीं, सबसे पहले ऑप्शन मैं बोल देता हूँ। ए ऑप्शन है हुंड, बी ऑप्शन है पॉली, और सी ऑप्शन है फेराडे, और डी ऑप्शन है अर्हेनियस। तो इसका सही आंसर होगा पाउली। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए है अभिविन्यास से, बी है आवृत्ति से, सी है आमाप से, या फिर डी है चक्रण से। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर आप सोच के ज़रूर बताएं। 37वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चक्रण से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्देश करता है।
ऑप्शन नंबर ए है मुख्य क्वांटम संख्या, बी है कक्षीय क्वांटम संख्या, सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और डी है प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो 38वां जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन पे। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 39वें की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 40वां प्रश्न, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो 40वां जो होगा उसका ऑप्शन नंबर बी होगा 8। उसके बाद एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन 9 है, प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है। द्रव्यमान संख्या बोल रहा है तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा 9 प्रोटॉन है तो 9 इसमें द्रव्यमान संख्या भी होगी। तो 41वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैंने परमाणु क्रमांक निकाल दिया, जेड की वैल्यू मैंने निकाला था 9। तो इस तरह से यहाँ पे जेड तो निकालना है, यहाँ द्रव्यमान संख्या निकालना है, मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए का फॉर्मूला क्या था? ए बराबर होता है जेड प्लस ए बराबर होता है जेड प्लस पी के। अब यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है, सॉरी जेड नहीं, ई प्लस पी के, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 हो जाएगा। दोस्तों देखिए 2 फॉर्मूले आपको बस इसमें याद रखने हैं। एक फॉर्मूला है ए बराबर एन प्लस पी। एन जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या है, पी प्रोटॉनों की संख्या है और ये वाला जो है वो द्रव्यमान संख्या है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला और याद रखना है कि प्रोटॉन बराबर होता है जेड के। ये 2 चीज़ अगर आपको पता चलेगा तो सारे क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 10 दे रखी है और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 9 दे रखी है। तो इसका आंसर जो होगा वो 19 होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अब आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आर ए एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसके नीचे 88 लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो 226 लिखा हुआ है और पूछा गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जो ऊपर वाला होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो 226 दे रखा है और जो ए की वैल्यू 226 है, नीचे जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब जेड की वैल्यू 88 दे रखा है। तो जेड जो होगा वही तो प्रोटॉन भी होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या बतानी है तो प्रोटॉनों की संख्या तो निकल आई 88 हो जाएगी, लेकिन अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए ए इज इक्वल टू एन प्लस पी वाला फॉर्मूला लगेगा। ए की जगह पे 226 रखेंगे, एन की जगह पे एन रहने देंगे, प्लस पी की जगह पे देखिए 88 हम लोग निकाल चुके हैं। तो एन बराबर बस हमें इसको घटा देना है, तो घटाएंगे हम लोग तो 8 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 21। 21 में से 8 गया तो 21 में से 8 गया, 1 मिनट मैं ज़रा से इसको कर लेता हूँ सॉरी। तो दोस्तों इसको आप घटा के इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो है 43वां प्रश्न है। इसमें बोल रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ 43वां पूछ रहा है। 43वें का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। देखिए कैसे होगा, प्रोटॉन आपको दे रखा है, न्यूट्रॉन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन भी आपको दे रखा है, तत्व का द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, मतलब कि ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, प्रोटॉनों की संख्या 2 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर बी हो गया।
अब यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये जेड की वैल्यू दी हुई है, ये वाली आपकी ए की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जेड जो है, हम लोग सबसे पहले नंबर पे प्रोटॉनों की संख्या ही तो जेड की संख्या होती है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 19 हो जाएगा। 44वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब अगला प्रश्न है, अब देखिए यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। 45वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 हो सकती है। किसी नाभिक का परमाणु द्रव्यमान क्रमांक अगर जेड है तथा द्रव्यमान संख्या यहाँ पे ए से नहीं एम से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए की जगह पे एम फॉर्मूले में लिख देंगे। एम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन को यहीं रहने दीजिए, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एम माइनस पी आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए एम माइनस पी प्रोटॉन था, प्रोटॉन को तो जेड भी कहते हैं, मतलब द्रव्य परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, तो पी लिखिए या जेड लिखिए तो एम माइनस जेड, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 46वें का बी होगा। अगला प्रश्न है देखिए 47वां, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु संख्या देखिए यहाँ पे कह रहा है 17, मतलब जेड का वैल्यू 17 दे दिया गया है और ए का वैल्यू आपको 35 दे दिया गया है, तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है। तो अब यहाँ पे बताना है नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो हो सकते हैं, और प्रोटॉन जो होगा वो द्रव्यमान संख्या के बराबर ही होगा, मतलब जेड 17 आना चाहिए, तो 17 प्रोटॉन तो कहीं दिया नहीं, तो प्रोटॉन तो होगा नहीं। फिर उसके बाद परमाणु के नाभिक में एक और चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे निकालना है आपको। तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो जो भी द्रव्यमान संख्या उसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 35 में से 17 घटाएंगे तो 18 न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा इसका। अब 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो 48वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2d10, ये वाला पॉसिबल नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 49 जो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए है Na और Ne, ऑप्शन नंबर बी है Ne और Na+, ऑप्शन नंबर सी है Ne और F मतलब फ्लोरीन, और ऑप्शन डी है Na+ और F। तो 49वां जो होगा उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है Ne और Na+ का। तो देखिए Ne जो है 1s2 और 1s2 जो है Ne है, और 2s2 और 2p6 ये Ne का है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2 2 4 और 6 10 है। 10 नंबर पे नियॉन आता है, वही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और एक Na+ होगा, क्योंकि Na का 11 होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 50वें का, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 2882। निम्नलिखित में से कौन सी 51वां है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है। 51वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 52वां है एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी, तो 52वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53वां, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो 53वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 54वां है स्वर्ण पत्र, जिसको गोल्ड फॉइल कहते हैं, से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। तो 54वें का ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण होगा। 54 हो गया। उसके बाद 55 देख लेते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होगा। 55वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जब निम्न कक्षा से बाहरी कक्षा में जाएगा तो, सॉरी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, क्योंकि उच्च कक्षा में
ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है निम्न कक्षा की अपेक्षा। 56वां है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करिए के विन्यास हेतु हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो 56वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 56वें का डी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3, 1 और 3 देखिए हुंड का फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्योंकि हुंड ने बताया था सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ये वाला सही है इस हिसाब से, तो यही दोनों गलत हैं इसमें, क्योंकि देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भर गए तो यहाँ पे बीच में ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, बल्कि उसके जबकि उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन में 2 ठो नहीं है, तो मतलब एरो नहीं है। 57वां है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 57वें का ऑप्शन डी होगा। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 58वें का ऑप्शन डी होगा। एक तत्व के परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इन्हीं दोनों को जोड़ के आंसर आएगा। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें 59 वाले क्वेश्चन का। 60 जो क्वेश्चन है वो तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 60वें का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3। उसके बाद 61वां जो क्वेश्चन है स्थायी नाभिक हल्का ए की हल्का स्थायी नाभिक अगर हल्का है ए से जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू जिसकी 10 से कम होती है उसको हल्का कहते हैं। मैं ऑप्शन नंबर ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर इसका सही बता देता हूँ। 61वें का जो आंसर होगा वो ए होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। प्रश्न नंबर 62वां है यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 62वें का, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2n² होगा। उसके बाद 63वें की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। 63वें का ऑप्शन ए होगा हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 64वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइजेनबर्ग ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। 65वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यही बताया था उन्होंने। उसके बाद 66वां है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से की? अल्फा किरण, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, तो 67 जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिलिकन ने। उसके बाद वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है उसे कहते हैं। 68वां जो होगा उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेसॉन। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने का काम मेसॉन करता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। 70वें का क्वेश्चन होगा यदि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन 71 प्रश्न 71 जो है न्यूट्रॉनों के खोज करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा पाउली। न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉनो नहीं है। न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली। मेसॉन के खोज करता है ऑप्शन नंबर सी, युकावा। मेसॉन के खोज करता है युकावा। अब अगला जो है 73वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 73वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको करके। 74वां रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। 74वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिक। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? 75वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। उसके बाद अगला प्रश्न 76वां है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 76वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया था। एकधा आयनित
कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 77वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? 78वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 79 प्रश्न है ये। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? 80 का ऑप्शन ए होगा, डाल्टन। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 81वें का ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? ये कमेंट में आप करिएगा। परमाणविक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 83वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Z होगी। और ये वाला 84 वाला कमेंट में करिएगा। जितने क्वेश्चन है उसको कमेंट में आप ज़रूर उसके आंसर को बताएं मुझे। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान 23 है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी? 85वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11, 12 और फिर 11। अगला जो 85 है, 86वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, आप एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। 86 का है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 86वां जो है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित 87वां, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो 87वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है ये देखिए, एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो 88वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10⁻⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 89 वाला जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 89 जो होगा उसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर बी वाला सही होगा। 90 वाला है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। ये भी बीपीएससी में देखिए 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋणावशेषित परमाणु जिसको ऋणायान में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 93 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो 94 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। देखिए टीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। 95 में जो होगा, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। 95 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18। उसके बाद ये आज का आखिरी प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो सी ऑप्शन होगा, बोह्र और रदरफोर्ड ने विकसित किया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूँगा आपको।